जितने भी मेरे डियर हैं आप लोगों को वेलकम करता हूं फर्स्ट ईयर के। आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत प्रश्न लेकर आया हूं। और मैं सबसे पहले सुबह डालने का मेरा मकसद यही है कि जो लोग का एग्ज़ाम है वो अपना रिवीजन करके चला जाए, खासकर पंजाब वाले। चूँकि आप लोग को मैं बता दूं जानकारी के लिए कि पंजाब में आज ही 19 फरवरी से एग्ज़ाम शुरू है। फर्स्ट ईयर वाले का, सेकेंड ईयर वाले का 20 से है। तो ऐसे में मैं ये वीडियो सुबह में इसीलिए डाल रहा हूँ, वरना मैं 10 बजे के आसपास वीडियो डालता हूँ। सुबह में इसीलिए डाल रहा हूँ ताकि जो भी लोग हैं 7 बजे डाल रहा हूँ ताकि जो भी लोग हैं वो अपना रिवीजन करके जाएँ, समझ गए? 7 या साढ़े 6 बजे मैं डाल रहा हूँ ये वीडियो। आप लोग जो भी है अपना रिवीजन करके जाइएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? क्योंकि मान गए इसमें से अगर प्रश्न पूछ देगा तो रिवीजन रहेगा तो जाके ठड़ाक से लिख दीजिएगा आप। तो इसलिए मैं सुबह वीडियो डाल रहा हूँ, समझ गए? चलिए आगे। सबसे पहले है ऊतक किसे कहते हैं, टिश्यू किसे। और मैं बता दूं कि रिवीजन का यह तीसरा नंबर का बायो साइंस का वीडियो है जिसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना है। तो यह तीसरा नंबर का रिवीजन है, सब में दो दो तीन तीन क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि आप लोग का जल्दी जल्दी हो जाए, समझ गए? हमसे क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज टिश्यू, ऊतक क्या है, ऊतक के प्रकार बताना है, ठीक है? एंड हमें कनेक्टिव टिश्यू के बारे में डिटेल से डिस्क्राइब करना है। यानी लॉन्ग क्वेश्चन में है ऊतक क्या है, ऊतक के प्रकार क्या है और संयोजी ऊतक को हमको विस्तृत से बताना है। ओके, चलिए सबसे पहले हम समझते हैं ऊतक क्या है। तो माय डियर, ऊतक जो होता है वह समान संरचना, मतलब समान तरह के स्ट्रक्चर वाले, समान कार्य करने वाले और समान तरीके से उत्पत्ति होने वाले जो कोशिका होते हैं उनके समूहों को ऊतक कहते हैं, ठीक है? मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे छोटे छोटे कोशिका आपस में मिलकर एक आपके क्या करते हैं, अंगों का निर्माण करते हैं। यही ऊतक सब मिल कर जो है अंग बनाते हैं बॉडी बॉडी में। और यही ऊतक, छोटे छोटे ऊतक सब जो है जो समान क्रिया, समान संरचना और समान उत्पत्ति वाले होते हैं, तभी जाके यह समान चीज़ों को मिल कर एक चीज़ बनाते हैं। तो वही हमारा ऊतक हो जाता है, समझ गए? तो ये चीज़ हो गया, समझ गए? तो कोशिका को हम लोग इसीलिए सबसे छोटी यूनिट कहते हैं, क्योंकि बॉडी में सबसे छोटी यूनिट जो होता है वह कोशिका ही होता है। इस कोशिका से बड़ा जो है हमारा ऊतक होता है, क्योंकि ना जाने कितने समान संरचना, समान कार्य और समान उत्पत्ति वाले कोशिका मिलके एक ऊतक का निर्माण करते हैं या फिर बॉडी में स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ समझ गए? आगे चलिए। अब ऊतक के प्रकार हमको देखना है, तो ऊतक के प्रकार देखते हैं। ऊतक के प्रकार की बात किया जाएगा तो संरचना के आधार पर, यानी स्ट्रक्चर के आधार पर ऊतकों को 4 भागों में बांटा गया है। अब ऊतक जो है अलग अलग जो है आपके ऊतक के प्रकार हैं। अब प्रकार कहने का बात कहेगा तो प्रकार कहने का मतलब है कि संरचना के आधार पर, मतलब स्ट्रक्चर के ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के आधार पर जो हमारा ऊतक है उसे 4 भागों में बांटा गया है, समझ गए? इन चारों ऊतकों को संगठन व कार्यों में अनेक भिन्नता पाई जाती है। अब चारों का संरचना के आधार पर अलग अलग बांटा गया है कि भाई अब चूंकि पूरे बॉडी में हमारा तो ऑर्गेन अलग अलग ना है, कोई बहुत हार्ड ऑर्गेन है, कोई बहुत सॉफ्ट ऑर्गेन है, कोई बहुत लचीला ऑर्गेन है, ठीक है? कोई तरल के रूप में भी है। तो कहीं ना जैसे ब्लड वगैरह, तो कहीं ना कहीं यह ऊतक भी उसी प्रकार के होगा, तभी तो लचीलापन देता है, तभी तो हार्डनेस देता है, तभी तो तरल के रूप में है। तो ऊतक भी उस प्रकार के हैं, इसीलिए उसके संरचना और संगठन और कार्यों में भिन्नता पाया जाता है और संरचना के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, समझ गए? आगे चलिए। ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं आपके सामने में है, देख लीजिए। पहला है कनेक्टिव टिश्यू, बहुत महत्वपूर्ण टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि ज़्यादातर हिस्सों में हमारा जो बॉडी का निर्माण हुआ है उसमें कनेक्टिव टिश्यू का बहुत बड़ा अहम रोल है, समझ गए? तो ये हो गया संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, समझ गए? उसके बाद है एपिथेलियम ऊतक, जिसे एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। चौथा है मस्कुलर टिश्यू, जिसे हम लोग मस्कुलर मांसपेशी ऊतक कहते हैं। और चौथा है न्यूरोलॉजिकल टिश्यू, यानी तंत्रिकीय ऊतक, जो हमारे गर्दन, स्पाइनल से लेकर ब्रेन तक संबंधित है। तो यह तंत्रिकीय ऊतक हो गया, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मसल्स टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, और उसी को न्यूरोलॉजिकल टिश्यू कहते हैं, समझ गए? तो मांसपेशीय ऊतक काफ़ी आसान है, समझ गए? 2 क्वेश्चन तंत्रिकीय ऊतक के बात करेगा तो बहुत सारे न्यूरॉन मिलकर आपके जो है न्यूरोलॉजिकल टिश्यू बनाता है। तो जिस प्रकार से हमारे बॉडी के बात करेगा कोशिका है, उसी प्रकार से हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स है कोशिका की तरह, ठीक है? यह न्यूरॉन्स मिलकर जो है आपको क्या बनाता है, नर्व सिस्टम को तैयार करता है, तंत्रिकीय को, ठीक है? तो ये न्यूरोलॉजिकल टिश्यू, ओके?
तो ये 4 ऊतक याद रखिएगा, बहुत आसान है। मैं आपको अलग देखिए, एग्जाम में ज़्यादातर पूछने की संभावना यही कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू का होता है, समझ गए। क्योंकि यह मस्कुलर जो टिश्यू है काफ़ी आसान है, कोई भी इसको लिख देगा। कार्डियक टिश्यू में ये पाया जाता है, ये ज़्यादातर होता नहीं है। मस्कुलर टिश्यू बहुत लिमिटेड में होता है। बाकी संयोजी ऊतक और एपिथेलियल ऊतक, ये उपकला ऊतक इसको कहते हैं। यह दोनों के बारे में डिटेल से एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे आज के इस वीडियो में हम कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर चर्चा करने वाले हैं डिटेल्स में। तो चलिए देखते हैं। संयोजी ऊतक की बात करेगा कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, तो आपके सामने में है। संयोजी ऊतक का मुख्य कार्य संरचनाओं को सहारा देना व आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। इस शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला ऊतक, मैंने आपको पहले ही बताया कि कनेक्टिव टिश्यू का मतलब है कि कनेक्ट करना, एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर करके यह बॉडी के निर्माण में, संरचना में भूमिका अपना निभाता है। और यह पूरे बॉडी में चूँकि कनेक्टिविटी का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, जिससे हमारा बॉडी में स्ट्रक्चर मिलता है। तो यह कोशिका सबसे ज़्यादा जो है पाया जाता है, हमारे सर्वाधिक पाया जाने वाला ऊतक है। और यह आपस में कनेक्टिव होने का यानी जोड़ने का कार्य करता है और संरचनाओं में सहारा देने का काम करता है, मीन्स स्ट्रक्चर प्रदान करता है। तो यही हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, समझ गए, सिंपल भाषा में समझिए। रही बात इसके प्रकार की, तो प्रकार भी मैं आपको बता देता हूँ, देख लीजिए। तो कनेक्टिव टिश्यू के जो प्रकार है आपके सामने में है, देख लीजिए, आप लोग याद रखिए, ठीक है। आप लोग याद रखिए यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू के प्रकार में। तो यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू है, आप लोग बढ़िया से समझिएगा। पहला है लूज कनेक्टिव टिश्यू। पहला प्रकार कौन सा है? लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू के भी अलग अलग प्रकार है। उसमें है एरोलर, एडुपोज और रेटिकुलर, ठीक है। ध्यान में देखिएगा, लूज कनेक्टिव टिश्यू, समझ गए। इसमें एरोलर, एडिपोज और रेटिकुलर, यह 3 ऊतक होता है कनेक्टिव टिश्यू में, जिसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू का प्रकार है, ठीक है, याद रखिएगा। डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात है, देखिए अगर किसी को कंप्लीट ना याद हो तो कम से कम वह प्रकार को अगर डिटेल से लिख दीजिएगा ना, तो आपको नंबर मिल जाएंगे। तो संयोजी ऊतक के प्रकार पहले लिखिएगा। प्रकार में पहला प्रकार है लूज कनेक्टिव टिश्यू, और इस लूज कनेक्टिव टिश्यू में जो प्रकार है, इसमें आता है एरोलर टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू और रेटिकुलर जो है कनेक्टिव टिश्यू। ये वाला में ये 3 आता है, ओके। आगे है डेंस कनेक्टिव टिश्यू यानी सघन संयोजी ऊतक। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आता है डेंस रेगुलर आता है, डेंस इरेगुलर आता है और इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू आता है। तो डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर और इलास्टिक, ये 3 जो है आपके डेंस वाला में याद रखिएगा, सघन वाला में। उसके बाद आता है बोन टिश्यू यानी अस्थि ऊतक, ठीक है, अस्थि ऊतक। लिम्फ टिश्यू है, मतलब समझ रहे ना, लिम्फो ऊतक, लिम्फ जो बना रहता है। और कार्टिलेज ऊतक, उपास्थि ऊतक जो हाइलिन होता है, फाइब्रो होता है, इलास्टिक होता है। तो यह आपके कार्टिलेज का भी प्रकार है। और कार्टिलेज एक प्रकार के आपका कनेक्टिव टिश्यू है, जिसमें हाइलिन, फाइब्रो और इलास्टिक कार्टिलेज होता है, ठीक है। और ब्लड भी हमारा एक तरल संयोजी ऊतक है। तो लिम्फ टिश्यू, लिम्फ जो होता है यह भी तरल के, लसिका तरल के रूप में होता है, ब्लड भी तरल के रूप में होता है। तो देखिए, यह तरल के रूप में भी होता है, यह लूज के रूप में भी होता है, और यह सघन के रूप में भी होता है, और यह ठोस के रूप में, हड्डी के रूप में भी पाया जाता है, और यह लचीला में भी होता है, कार्टिलेज में भी होता है। तो देख लीजिए, ब्लड और लिम्फ दोनों तरल रूप में संयोजी ऊतक है, ठीक है। कार्टिलेज जो उपास्थि होता है, लचीला होता है, सॉफ्ट होता है, लचीला होता है, तो यह कार्टिलेज ऊतक हो गया। बोन जो कि काफ़ी हार्ड और सख्त होता है, तो यह भी ऊतक जो है आपके हो गया उस प्रकार के। डेंस होता है, जो काफ़ी घना ऊतक होता है, एकदम आसपास, एकदम नज़दीक नज़दीक कनेक्ट रहता है, तो वह डेंस कनेक्टिव टिश्यू हो गया। और लूज कनेक्टिव टिश्यू कहने का मतलब है कि जो वसीय होता है, जो मुलायम वाला होगा, वह लूज कनेक्टिव टिश्यू होगा। ये कनेक्टिव टिश्यू का प्रकार हो गया, ये भी सब इसका प्रकार ही है, ओके, समझ गए। आगे चलिए, अब यहाँ पे आपके सामने में है, देख लीजिए। अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें समझना है। संयोजी ऊतक के प्रकार बता दिए। अब यहाँ पे आता है संयोजी ऊतक में कोशिकाओं के बीच इंट्रासेलुलर स्पेस में पाया जाने वाला तरल व कोशिकाओं मैट्रिक्स कहलाता है। इन मैट्रिक्स में स्थित कोशिकाएं हैं। देखिए, आपको मैं बता दूं कि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि प्रकार तो समझा ही दिए, ठीक है ना। संयोजी ऊतक में कोशिकाओं के बीच, मतलब जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, उस टिश्यू में चूँकि कोशिका ही जुड़ जुड़ कर ऊतक बनाता है, तो संयोजी जो ऊतक है, जो कनेक्टिव टिश्यू है, इनमें जो कोशिका होते हैं, इन कोशिका जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसमें जुड़े होने के कारण इनमें स्पेस होता है, और इन स्पेस में इंट्रासेलुलर स्पेस पाया जाता है। मतलब इन सभी कनेक्टिव टिश्यू के बीच में छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है, ठीक है, स्पेस होता है, इसमें तरल पाया जाता है, समझ गए। जैसे मानिए ए है, ठीक है, फिर ए है कोशिका, फिर एक कोशिका है, फिर एक कोशिका है,
तो देख रहे हैं यहाँ पे एक छोटा सा जगह है, ठीक है, ये वाला जगह छोटा सा एक जगह है। फिर यहाँ पे भी एक ऐसा ही छोटा सा, फिर यहाँ पे कनेक्ट होगा तो यहाँ भी देख सकते हैं एक छोटा सा जगह है ये वाला। फिर यहाँ भी कनेक्ट होगा तो यहाँ भी एक छोटा सा जगह हो जाएगा। तो ये जो जगह सब जो देख रहे हैं, ये इसे हम लोग इंट्रा सेलुलर स्पेस कहते हैं, ठीक है, यानी कोशिकीय स्पेस होता है जिसमें तरल और तरल भरा होता है, जिसे कोशिकाएं मैट्रिक्स कहते हैं। इन मैट्रिक्स में कौन कौन से कोशिका पाया जाता है, चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। पहला है फाइब्रियोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट यह संयोजी ऊतक सबसे मुख्य कोशिका है, वह यह चपटी होती है। इस कोशिका का मुख्य कार्य सभी प्रकार के तंतुओं का स्रावन करना है, जैसे कोलेजन तंतु, इलास्टिक तंतु, ठीक है। तो फाइब्रोब्लास्ट जो है यह एक पाया जाता है इंट्रासेलुलर स्पेस में। यह संयोजी ऊतक सबसे मुख्य कोशिका होता है संयोजी ऊतक का, क्योंकि यह चपटी जगह पर पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य है कि जो है तंतुओं को स्रावन करना, जैसे कोलेजन तंतु, इलास्टिक तंतु। तो यह फाइब्रियोब्लास्ट हो गया। आगे है मास्ट कोशिकाएं। मास्ट कोशिकाएं भी पाया जाता है उस स्पेस में। मास्ट कोशिकाएं आकार में गोल व हिस्टामिन होते हैं, टिपेरिन युक्त होती है, वह बाहरी एंटीजन के विरुद्ध कार्य करती है। तो मास्ट कोशिकाएं होती है जो हमारे बाहरी एंटीजन के विरुद्ध कार्य करती है। यह गोल और हिस्टामिल, ठीक है, हिस्टामिल होता है, टिम्पेरिन युक्त होता है, यह बाहरी एंटीजन के विरुद्ध कार्य करता है, समझ गए। तो यह हो गया मास्ट कोशिकाएं, मास्ट सेल, जो कहाँ पाया जाता है, इंट्रासेलुलर स्पेस में। ओके। मैक्रोफेज ये बड़ी व अनियमित आकार की कोशिकाएं हैं। इन्हें हिस्टोसाइट भी कहते हैं। इनका मुख्य कार्य मृत कोशिकाओं व पैथोजन का भक्षण करना। तो मैक्रोफेज जो है यह भी उसी स्पेस में पाया जाता है, लेकिन इसका काम है, चूँकि हम जानते हैं कि बहुत सारे नए नए कोशिका विभाजन करके बनता रहता है और कुछ कोशिकाएं नष्ट भी होते रहता है। तो जो नष्ट कोशिका होता है ना, उसको ये मैक्रोफेज क्या करता है कि भक्षण करता है और पैथोजन को भी भक्षित करता है, जिसे हम लोग हिस्टियोसाइट भी कहते हैं, ठीक है। यह आकार में बड़ी और अनियमित कोशिकाएं होती है, इरेगुलर होती है, समझ गए। आगे है प्लाज्मा कोशिकाएं। प्लाज्मा कोशिकाएं बी लिम्फोसाइट से उत्पन्न होती है। इनका जीवन काल छोटा होता है। इन कोशिकाओं का कार्य एंटीजन के प्रति एंटीबॉडी का निर्माण करना है। अब हमारे बॉडी में जो भी रक्त वगैरह, देखिए हमारे बॉडी में कोई भी चीज़ का निर्माण हो रहा है, वह बगैर ब्लड के बगैर कोशिका का निर्माण नहीं हो रहा है, और सभी कोशिका मिल कर ऊतक बनाता है। तो आपको भी ये समझना चाहिए कि एक जो हमारा प्लाज्मा है, जो बॉडी में तरल है, वह भी एक प्रकार के कोशिका ऊतकों से ही बना है, समझ गए, जैसे ब्लड हो गया, लिम्फ हो गया, ये सब। तो प्लाज्मा सेल कोशिकाएं बी लिम्फोसाइट से उत्पन्न होती है। इनका जीवन काल छोटा होता है। इन कोशिकाओं का कार्य एंटीजन के प्रति एंटीबॉडी का निर्माण करना होता है। तो प्लाज्मा कोशिका समझ गए। एडिपोसाइट, ठीक है, एडिपोसाइट होता है, एक कोशिकीय वसा में संचय होता है। रक्त कोशिकाएं यानी ब्लड सेल्स होता है। तरल संयोजी ऊतक रक्त में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट कोशिकाएं होती है। शरीर में प्रदाहग्रस्त इन्फ्लामेशन होने पर डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। अगर आपके बॉडी में इन्फेक्शन बढ़ता है तो डब्ल्यूबीसी की संख्या जो है आपके भी बढ़ जाते हैं, समझ गए। तो इस चीज़ को ध्यान में दीजिएगा। तो ये रक्त कोशिकाएं जो होती है, यह भी एक तरल संयोजी है। एडिपोज साइट भी आपका तरल संयोजी ऊतक आते हैं, ठीक है। प्लाज्मा भी एक तरल संयोजी ऊतक है। माइक्रोफेज भी एक तरल संयोजी ऊतक में कोशिका है। मास्ट सेल भी आपके तरल संयोजी ऊतक में पाया जाता, संयोजी ऊतक में पाया जाता है, ठीक है। और फाइब्रोब्लास्ट भी आपके कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाने वाला कोशिका है। तो ये सब कोशिका है जो आपके कनेक्टिव टिश्यू में जो खाली स्थान होता है वहाँ पे पाया जाता है। तो ये सब अगर आपको याद रहे तो लिख दीजिएगा। मैंने आपको बता दिया है नॉलेज के लिए कि मास्ट सेल क्या करता है, फाइब्रोब्लास्ट क्या करता है, मैक्रोफेज क्या करता है, ये मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया है, ठीक है। बाकी आपको अगर ये सब नहीं याद रहे तो ऊपर में जो कनेक्टिव टिश्यू का प्रकार है बस वो याद रखिएगा। कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है वो लिख दीजिएगा, आपका हो जाएगा समापन, ठीक है। चलिए अब माय डियर यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। स्ट्रक्चर ऑफ आई मतलब आँख का संरचना। हो सकता है एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन 10 नंबर में पूछ ले कि आँख के संरचना सहित देखने के जो क्रिया विधि है उसको समझाए। तो विजन ऑफ फिजियोलॉजी भी पूछ सकता है आपसे और आँख के संरचना भी पूछ सकता है साथ में 10 नंबर में। अगर कोई ये क्वेश्चन पूछेगा तो 5 नंबर में पूछेगा स्ट्रक्चर ऑफ आई यानी आँख के बारे में, या फिर फिजियोलॉजी ऑफ विजन यानी दृश्य का क्रिया विधि, देखने की क्रिया विधि को बताए। तो ये दोनों अलग अलग पूछेगा तो 5-5 में, एक साथ पूछेगा तो 10 में, ठीक है। चलिए स्ट्रक्चर ऑफ आई, आँख हमारे ऑर्बिटल कैविटी में, ठीक है ना। आँख कहाँ पे पाया जाता है, ऑर्बिटल कैविटी में, ठीक है ना, स्थित एक प्रमुख संवेदी अंग है जो देखने का कार्य करती है। आँख कहाँ पाया जाता है, ऑर्बिटल कैविटी में। आँख एक कौन सा ऑर्गेन है, एक प्रमुख सेंसरी ऑर्गेन है, संवेदी ऑर्गेन है, जो हमें देखने के अनुभव कराती है, मीन्स देखने का कार्य करती है। कौन, आई, समझ गए। तो ये आई के बारे में है।
अब यहाँ पे आई के बारे में आप लोग जो है समझ लीजिए, यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, गड़बड़ यहाँ पे हो गया है। तो अब हम लोग आँख के संरचना में चलते हैं। देखिए आँख की संरचना है, थोड़ा सा ये जो लिखा गया है इसके ऊपर आपका फिगर चढ़ चुका है, इसके लिए सॉरी। मैं आपको समझा देता हूँ कि संरचना में कैसे बना है। देखिए हम आँख के बारे में समझा दिए कि क्या होता है। संरचना की बात करेगा तो संरचना में 3 परत होते हैं। आँख में कितने लेयर होते हैं? 3 लेयर, मुख्य रूप से 3 लेयर। 3 लेयर में जो हमारा आउटर लेयर होता है, आउटर या इसी को हम लोग फाइब्रियस लेयर कहते हैं, जहाँ पे हमारा स्क्लेरा व कॉर्निया होता है। समझ गए? देख लीजिए फिगर में, ये हमारा हो गया, ये बाहर वाला जो है ये कॉर्निया हो गया, ठीक है। और इसी में हमारा जो है स्क्लेरा भी होता है, ठीक है। ये बाहरी लेयर में ही ये हमारा स्क्लेरा होता है। जो ये आप ये देख रहे हैं ना, ये पिंक वाला जो देख रहे हैं यह आपका आउटर लेयर है। पिंक वाला जितना देख रहे हैं ना, ये वाला इधर पिंक वाला ये हो गया, ये सब पिंक वाला हो गया, ये हमारा आउटर लेयर है, ठीक है। यह स्क्लेरा है, इधर वाला स्क्लेरा है, ठीक है। ये वाला आपका आउटर लेयर में कॉर्निया है, ये गुलाबी वाला, तो ये समझ लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आउटर और फाइब्रियस लेयर, इसी को हम लोग स्क्लेरा व कॉर्निया होता है आउटर लेयर में। मिडिल मध्यम लेयर, इससे हम लोग वैस्कुलर लेयर भी कहते हैं, यानी वैस्कुलर मतलब वहकीय, ठीक है, वहकीय लेयर, या इसी को मध्यम लेयर कहते हैं। इसमें होता है आपका क्रोवाइड होता है, ठीक है। इसमें क्रोवाइड होता है, सिलियरी बॉडी और आइरिस होता है। तो ये हो गया आइरिस, ठीक है, आइरिस हो गया। उसके बाद है आपका सिलियरी बॉडी, इसी में होता है, ठीक है। और इसी में जो है आपका कौन सा होता है? एक क्रोवाइड होता है, ठीक है। तो आइरिस वाला ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला आइरिस जो छोटा सा देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा आइरिस, ये वाला हिस्सा आइरिस। तो ये जो आपका होता है, ये आइरिस आपका क्या है? आइरिस मिडिल लेयर का हिस्सा है। उसके बाद इसी में सिलियरी बॉडी होता है, जिसके तहत हम अपने लेंस को इधर से उधर करते हैं। और इसी में जो है हमारा आइरिस क्रोवाइड सिलियरी बॉडी भी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ को समझ गए। तो ये हमारा मध्यम लेयर में होता है, मध्यम लेयर को मिडिल लेयर वस्कुलर लेयर कहते हैं, जिसमें क्रोवाइड सिलियरी बॉडी और आइरिस होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ना, यही ना है हमारा ए सिलियरी मसल्स, ये सिलियरी मसल्स, ये सिलियरी मसल, ठीक है, ये सिलियरी मसल्स होता है, जो लेंस को हमें क्या करता है? लेंस को पकड़ कर रखता है, यही लेंस को मूवमेंट में मदद करता है इधर से उधर, ठीक है। तो ये हो गया सिलियरी लेयर और ये हो गया आपका सिलियरी लेयर, ठीक है। ये हो गया आइरिस, तो जो कि क्या है? मिडिल लेयर का पार्ट है। एक और होता है क्रोवाइड। तो समझ गए चीज़ों को, आगे है। अब आखिरी आंतरिक लेयर होता है रेटिना। अब ये जो है हमारा, यह रेटिना है, समझ गए, ये रेटिना वाला भाग है। तो ये जो आंतरिक देख रहे हैं ना, ये रेटिना वाला भाग सबसे पीछे का भाग होता है, और यह सबसे आंतरिक लेयर भी होता है, समझ गए, सबसे आंतरिक लेयर होता है, ओके। और ये वाला भाग जो देख रहे हैं, यह हमारा ऑप्टिक नर्व है, जो हमारे मस्तिष्क में अनुभव कराता है कि हाँ हम कुछ चीज़ों को देख रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कराता है, समझ गए। तो यही बेसिकली आपका आँख हो गया, 3 लेयर में बना होता है, आउटर फाइब्रियस लेयर, मिडिल वैस्कुलर लेयर, इनर या नर्वस लेयर, ठीक है। तो इनर लेयर में रेटिना और ऑप्टिक नर्व होता है, समझ गए। चलिए, जो हमारा ब्रेन से कनेक्ट रहता है, ठीक है। चलिए समझा दिए, आगे चलिए। अब मैंने आपको पहले बता दिया कि आउटर या फाइब्रियस लेयर में कॉर्निया और स्क्लेरा है। तो स्क्लेरा के बारे में देखिए, स्क्लेरा जो है हमारे आँख का, तो स्क्लेरा जो है आपका आउटर लेयर का पार्ट है। स्क्लेरा और कॉर्निया दोनों आउटर लेयर का पार्ट है। पहले आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आउटर लेयर में कौन कौन सा है, मुख्य रूप से जो ऑर्गन है उसका बता रहे हैं। मिडिल लेयर में कौन कौन से है और इनर लेयर में कौन है? तो इनर लेयर में 2 ही है आपका, एक रेटिना है, एक ऑप्टिक नर्व आएगा, ठीक है। सेकेंड मिडिल लेयर जो है उसमें क्रोवाइड है, सिलियरी बॉडी है और आइरिस है। और फर्स्ट लेयर है उसमें 2 है, स्क्लेरा और कॉर्निया। तो प्रथम हम स्क्लेरा देखिए, यह आँख के सर्वाधिक बाहरी सफ़ेद रंग की परत, ये आँख के 6 भाग में से 5 भाग का हिस्सा है, और भाग का यह पोस्टीरियर साइड को कवर करता है, यानी आगे के भाग को कवर करता है। ये मोटी परत इसे आकृति शेप प्रदान करती है, साथ ही फाइबर की बनी होती है। ये कारण ये आँख को सुरक्षा भी प्रदान करती है। देखिए स्क्लेरा जो होता है, स्क्लेरा मुख्य रूप से आपके आँख को एक स्ट्रक्चर देता है, संरचना देता है। यह जो व्हाइट वाला जो होता है, व्हाइट वाला से हम आँख को देखने का काम नहीं करते हैं। आँख से जो हम देखते हैं उससे तो आइरिस से देखते हैं, सॉरी लेंस से देखते हैं, समझ गए ना। तो नॉर्मली जो हमारा स्क्लेरा है, आँख में जितने भी भाग हमारा व्हाइट कलर के जो दिखता है वह हमारा स्क्लेरा होता है। यह पूरे आँख के 5/6 भाग होता है, और यह जो है पोस्टेरियर साइड को, यानी पीछे के साइड को कवर करता है, समझ गए। यह मोटी आकृति में शेप प्रदान करता है, यह फाइबर के बने होता है, जिसके कारण यह आँखों को सुरक्षा भी प्रदान करता है। तो यही स्क्लेरा होता है, जो आउटर लेयर या इसी को फाइब्रियस लेयर को कहते हैं।
दूसरा है आउटर लेयर का भाग कॉर्निया है। यह आँख के सामने से दिखाई देने वाला 1/6 भाग है। कॉर्निया जो है यह 6 भाग में से मात्र एक भाग ही कॉर्निया का है, समझ गए, जो सामने से दिखाई देने वाला होता है। यह ट्रांसपेरेंट भाग कॉर्निया कहलाता है। यह जो ट्रांसपेरेंट भाग होता है यह कॉर्निया कहलाता है, ठीक है। यह कोलेजन, इलास्टिक फाइबर व प्रोटियोग्लाइसिन से निर्मित होता है। ये जो कॉर्निया भाग है यह कॉर्निया जो है आपके कौन कौन से होते हैं, 1/6 भाग में होता है, समझ गए। 5 भाग तो इसका व्हाइट वाला ही भाग होता है, समझ गए, क्योंकि आउटर लेयर में 2 ही है, एक है लाल व्हाइट वाला और स्क्लेरा, और जो बाकी एक भाग बच गया कॉर्निया का है। जो ट्रांसपेरेंट भाग कॉर्निया होता है यह कोलेजन, इलास्टिक फाइबर और प्रोटियोग्लाइकेन से निर्मित होता है कॉर्निया, ठीक है। कॉर्निया के बारे में समझ गए। अब आता है यहाँ पे मध्य की वैस्कुलर परत यानी मिडिल लेयर। मिडिल लेयर में मैंने आपको बताया है कि एक है आपका मिडिल में क्रोवाइड, C फॉर क्रोवाइड, एक है S फॉर सिलियरी और I फॉर आइरिस। तो क्रोवाइड, सिलियरी और आइरिस यह तीनों मिडिल लेयर का हिस्सा है। तो आपको देखिए जैसे वैस्कुलर, मिडिल को हम लोग वैस्कुलर लेयर भी कहते हैं, ठीक है। वैस्कुलर मतलब बहकीय परत। आँख की संरचना की मध्य परत रिच ब्लड सप्लाई युक्त होती है, यानी आँख में हमारा जो ब्लड सप्लाई होता है वह क्या होता है, तो आँख में जो ब्लड सप्लाई होता है वह ब्लड सप्लाई इसी मिडिल लेयर के तहत होता है, क्योंकि इसी मिडिल लेयर में ब्लड के जितने भी वेसल्स होते हैं, वाहिकाएँ होते हैं, वो पाया जाता है। इसीलिए इसे हम जो है मिडिल या वैस्कुलर लेयर भी कहते हैं, समझ गए। इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है। इसमें मिलेनिन पिगमेंट के कारण रंग गहरा होता है। अब वैस्कुलर लेयर गहरा कलर के इसलिए होता है क्योंकि इसमें मिलेनिन पिगमेंट के कारण इसका रंग जो है गहरा होता है। किसके कारण, मिलेनिन पिगमेंट के कारण। यह परत अग्र भाग में सिलियरी बॉडी व आइरिस बनाती है, वह पश्च भाग में स्क्लेरा से जुड़ती है, वह क्रोवाइड बनाती है। अब ये जो बिचला लेयर है महत्वपूर्ण लेयर है। इसमें बिचला जो लेयर है, बिचला लेयर में भी कहीं ना कहीं आगे पीछे का पार्ट होगा, समझ गए। तो उसमें जो अग्र भाग है आगे का, बिचला लेयर का जो आगे का भाग है वह सिलियरी बॉडी व आइरिस बनाती है, जो आँखों को कंट्रोल करता है आइरिस, ठीक है, सॉरी सिलियरी बॉडी इधर उधर घुमाने के लिए, और ये आइरिस दोनों मिलकर बनाता है आगे का भाग। और पीछे के भाग में यह स्क्लेरा से जुड़ा हुआ रहता है, वह क्रोवाइड बनाता है। तो यह हो गया मध्य परत का हिस्ट्री, समझ गए। सिलियरी बॉडी क्या होता है देख लीजिए, यह स्मूथ मसल्स यानी मांसपेशी से बना भाग है। इसके संकुचन व रिलैक्सन से लेंस शेप में बदलाव आता है, यानी सिलियरी बॉडी कितना संकुचित हो रहा है, कितना रिलैक्स हो रहा है, इसी के संकुचित और रिलैक्सन के फलस्वरूप आप जो है वाइड एंगल लेंस से आप इधर उधर के आसानी से देख पाते हैं, आसपास के चीज़ों को इधर उधर घुमा के, क्योंकि लेंस को आपको यही सिलियरी बॉडी कंट्रोल करता है कि किधर घूमना है और किधर नहीं घुमाना है। तो यह सिलियरी बॉडी से कंट्रोल होता है, ओके, जो मांसपेशी के होता है। पांचवा है आइरिस। यह आँख का रंगीन भाग होता है, यह काला भूरा व नीला होता है। आइरिस के मध्य का स्थान पप्पिल होता है, इसमें से प्रकाश की किरणें प्रवेश कर लेंस तक पहुंचती है। तो जो आइरिस होता है, आप लोग देखते होइएगा कि हमारे चारों साइड से आँख जो है व्हाइट है, जो स्क्लेरा वाला पार्ट है, ठीक है, और बीच में देखते होइएगा भूरा, काला भूरा नीला टाइप से है। तो यह क्या टोटल यह लेंस है? नहीं, लेंस एक छोटा सा है इसके बीच में, ठीक है, आइरिस के बीच में। तो आइरिस के बीच में एक पपिल स्थान होता है, इसी में लेंस पाया जाता है, जहाँ से प्रकाश के किरण इसी लेंस में पहुँचता है, ये आइरिस होता है, ठीक है। तो आइरिस एक आँख का रंगीन भाग है, यह काला भूरा नीला टाइप से होता है। आइरिस के बीच में एक स्थान होता है जिसे पपिल कहते हैं, इसी से होकर प्रकाश किरणें प्रवेश करती है, जो लेंस तक पहुंचाती है और हम किसी भी चीज़ को देख पाते हैं, ठीक है। तो ये आइरिस हो गया। छठा है रेटिना, ठीक है, रेटिना यह सब किसका भाग है? यह आखिरी रेटिना जो है आपके सबसे इंटरनल लेयर का पार्ट होता है आँख का। रेटिना देख लीजिए, यह आँख के सबसे भीतरी परत है। रेटिना क्या है? रेटिना आँख का सबसे भीतरी परत है, जो पिगमेंटेड रेटिना यानी बाहर की तरफ व सेंसरी रेटिना में विभक्त होती है। यानी रेटिना सबसे आखिरी परत है, आंतरिक परत है, जो पिगमेंटेड रेटिना यानी बाहरी की तरफ और सेंसरी रेटिना यानी भीतरी की तरफ विभक्त होता है। सेंसरी रेटिना भाग में प्रकाश के प्रति संवेदनशील रड व कोन्स कोशिकाएं लाखों की संख्या में होती है। अब रेटिना में जो दो तरह के, रेटिना में जो बाहरी और भीतरी तरह से है,
उसमें जो सेंसरी रेटिना है, जो आंतरिक भाग है रेटिना का, उसमें जो प्रकाश आता है वह बहुत ज़्यादा संवेदनशील जो है, उसमें रॉड और कॉन्स कोशिकाएं लाखों की संख्या में होती है। ठीक है, यह रेटिना का कमाल है, समझ गए। और यही रेटिना जो है प्रकाश को क्या करता है, किसी भी चीज़ को हम देखते हैं तो ब्रेन तक सिग्नल यही ऑप्टिक नर्व को भेजता है, तो व्यक्ति को ज्ञान होता है कि हम फलाना चीज़ देख रहे हैं। अगर मानिए लेंस ठीक है, ऑप्टिक नर्व समाप्त हो गया, बस आप किसी चीज़ को मूर्त की तरह देखिएगा लेकिन आपको ज्ञान नहीं होगा कि आप क्या चीज़ को देख रहे हैं, समझ गए। तो ऑप्टिक नर्व भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो यह रेटिना आंतरिक लेयर समाप्त हो गया, समझ गए, जो जिसमें प्रकाश जो है रॉड और कॉन्स के रूप में लाखों की संख्या में प्रवेश करता है। ठीक है, अब आँख के खंड, आँख के कंपार्टमेंटल ऑफ आई। तो आँख के संरचना में दो प्रमुख कंपार्टमेंट है, दो प्रमुख कंपार्टमेंट में है, एक है स्मॉलर एंटेरियर और एक है लार्जर पोस्टेरियर। यानी आँख में एक बात समझ लीजिए कि जो आगे का भाग है, लेंस वाला भाग है, वह काफ़ी छोटा है, पीछे का भाग जो है लेंस के पीछे वाला जो पोस्टेरियर है, यह काफ़ी बड़ा भाग है, समझ गए। तो ये दो भाग है, एंटेरियर और पोस्टेरियर। एंटेरियर लेंस के आगे वाला और लेंस के पीछे वाला पोस्टेरियर, यह दो प्रकार के भाग हैं। ठीक है, अब दोनों खंडों के बीच में एक तरल भरा होता है, जो अग्र चेंबर में एक्वस ह्यूमर व पीछे के चेंबर में विट्रस ह्यूमस भरा होता है। यह तरल आँख के भीतर दबाव बनाए रखते हैं, इंट्राओकुलर प्रेशर बनाए रखते हैं, और इसी प्रेशर में अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाता है तो व्यक्ति को समस्या भी होता है, जिसे ग्लूकोमा बीमारी होता है। ठीक है, तो आप क्या समझें कि आँख में दो खंड है, ठीक है, एक आगे वाला भाग और एक पीछे वाला भाग। आगे वाला भाग जो लेंस का है बड़ा है, जो पीछे वाला है लेंस का वह बड़ा भाग है। ठीक है, अब इसके आगे वाला भाग और इसके पीछे वाला भाग दोनों के बीच में, ठीक है ना, इसके दोनों के बीच में तरल पाए जाते हैं। जो आगे अग्र चेंबर है उसमें एक्वस ह्यूमर तरल होता है, जो पीछे के चेंबर है उसमें विट्रस ह्यूमस भरा होता है। दोनों में संतुलन होना इसलिए ज़रूरी है तरल में कि यह आँखों में आपको प्रेशर को बनाए रखता है, दबाव को। अगर यही तरल बढ़ेगा तो दबाव भी बढ़ेगा, जिससे समस्या भी होता है, समझ गए। तो ये चीज़ें को आप लोग को समझ लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रश्न और आता है, देखने की क्रियाविधि, जिसको चलिए हम लोग समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है यह भी क्वेश्चन आपका। आई हो गया समापन, ठीक है, आई का स्ट्रक्चर समाप्त हो गया, फिगर बना दीजिएगा। ठीक है, 5 नंबर मिल जाएगा अगर 5 नंबर में पूछेगा तो। रही बात अगर देखने की क्रियाविधि भी साथ में पूछे तो आपको देखने की क्रियाविधि भी समझाना पड़ेगा। ओके, चलिए तो चलिए देखने की क्रियाविधि को समझ लीजिए, मैकेनिज्म ऑफ विजन। ओके, चलिए सबसे पहले समझिए कि मैकेनिज्म ऑफ विजन कहता क्या है। तो प्रकाश के किरणें समांतर रेखा में चलती हैं। देखिए मैकेनिज्म ऑफ विजन है कुछ नहीं, बस हमें ये समझाना होता है कि आखिर जो हम देखते हैं यह देखने की काम जो है कैसे संपन्न होती है, समझ गए। यानी देखने की जो प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है कि हाँ आप ये सोच रहे हैं कि जो हम देखते हैं, आप देखते हैं किसी भी चीज़ को, वह बड़ी आसानी है, आप डेली लाइफ में बड़ी ही आसानी से आप देखते हैं, डायरेक्टली देखते हैं, वो बातें अलग का है। बट इन चीज़ों को जो हमारे आँख से दिखता है, इस चीज़ को किसी वस्तु से को देखने में बीच का जो प्रोसेस है यह बड़ी ही आपके तेज़ी से घटित होता है, जो बिना किसी इंटरप्रेट के, समझ गए ना, आप आसानी से किसी चीज़ को देखते हैं। तो चूंकि जो प्रकाश है यह प्रकाश एक समांतर रेखा में चलती है, समझ गए, तथा जब ये किरणें, प्रकाश की किरणें किसी ठोस घनत्व वाले माध्यम में से होते हुए गुजरती है तो झुक जाती है, इसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। देखिए जैसे जैसे मानिए कि यहाँ पे कोई सामान रखा है, समझ गए, कोई सामान रखा है, प्रकाश के किरण सीधा आया, ठीक है, प्रकाश के किरण सीधा आया यहाँ पे ये कोई वस्तु है, समझ गए। अब इस प्रकाश के किरण इस वस्तु पर पड़ा, अब ये वस्तु क्या करता है कि चूंकि जो प्रकाश होता है इस वस्तु पर आने के बाद यह झुक सा जाता है, समझ गए, झुक सा जाता है, तो झुकने को हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं, समझ गए। बाहरी वातावरण से प्रकाश की किरणें आंखें में प्रवेश कर जो है कन्वर्स होकर, मतलब कन्वर्स होकर रेटिना के एक बिंदु पर केंद्रित होती है। जैसे मानिए कि यह लेंस है, समझ गए, यह लेंस है, समझ गए, लेंस है, यहाँ से प्रकाश आया, ठीक है, प्रकाश आया, समझ गए, प्रकाश आया, यहाँ से प्रकाश आया हमारे लेंस पर पड़ा, ये आँख का लेंस समझिए, लेंस पर पड़ा, ठीक है। तो चूंकि प्रकाश की किरण एक समांतर रेखा में है तो क्या होता है, ऐसे बहुत सारे प्रकाश आएगा, ठीक है, बहुत सारे प्रकाश आएगा,
कहाँ आएगा, लेंस में आएगा, समझ गए, लेंस, इस लेंस में आएगा। अब होता यह है कि यह आने के बाद झुक जाता है, ऊपर देखे हैं कि रिफ्लेक्स कर जाता है, झुक जाता है, यानी यह सीधा न जाकर, यह सीधा न जाकर, ये सब सीधा न जाकर, समझ गए, ये सब सीधा नहीं जाकर यह अपने अपने पथ में झुक जाता है। अब झुकता कैसे है, तो जैसे ये सीधा जा रहा है तो यहाँ पे आने के बाद हल्का ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, यह भी जो है हल्का ऐसे हो जाएगा, ठीक है, यह भी हल्का ऐसे हो जाएगा और यह भी थोड़ा सा हल्का ऐसे हो जाएगा। अब चूंकि यह लेंस है और लेंस के पीछे रेटिना होता है, तो रेटिना वाले बिंदु पर यह आकर एक जगह जो है हो जाता है, तो ये समझिए रेटिना है, आँख का पिछला भाग है। तो क्या हुआ, प्रकाश एक समांतर किरण में जा रहा है, ठीक है, जाने के बाद हमारे आँख के जो लेंस है आँख पर पड़ा, तो आँख पे जाने यानी लेंस पर पड़ते ही क्या हो गया, यह झुक गया, तो सब में झुकाव आ गया, सब में अपने अपने लाइन से झुकाव आ गया, ठीक है, और यह झुकाव आगे जाकर यानी लेंस के पीछे जाकर रेटिना पर एक बिंदु पर केंद्रित हो जाता है, समझ गए। अब केंद्रित हो जाता है तो ये समझ गए चीज़ों को। रेटिना तक पहुंचने से पहले प्रकाश के किरणें आंखों के पारदर्शी रिफ्रैक्टिंग मीडिया एक्वस ह्यूमर लेंस विट्रस ह्यूमस से होकर गुजरती है। अब आप लोग अभी देखे हैं कि जैसे यह समांतर किरण में आ रहा है, लेंस से यहाँ पे टकराया, ठीक है, लेंस से टकराया। अब चूंकि यहाँ पे रेटिना है आँख के पीछे, रेटिना से आने से पहले यह जो प्रकाश की किरण है, यह पारदर्शी पदार्थ जो रिफ्रैक्टिंग मीडिया होता है, जैसे एक्वस ह्यूमर लेंस और विट्रस, यह तीनों पारदर्शी पदार्थ है जिससे आसानी से आर पार प्रकाश कर जाता है हमारे आंखों में, जो कि अभी ऊपर देखें एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमस पाया जाता है लेंस और रेटिना के बीच में, यह भी पारदर्शी है और लेंस भी एक पारदर्शी है, तभी तो किरण को आर पार आसानी से कर देता है। तो यह प्रकाश के किरण जो है लेंस से भी पार कर जाता है, समझ गए, लेंस से भी पार कर जाता है, और लेंस के पीछे जो ह्यूमर तरल है विट्रस और ये एक्वस, यह दोनों को पार करते हुए रेटिना पर मिलता है, यानी रेटिना से पहले विट्रस और एक्वस से भी पार करता है और लेंस से भी पार करता है, तो इससे हमारा गुजरता है, रेटिना तक पहुंचने से पहले इन सब चीज़ों से गुजरता है प्रकाश के किरण, समझ गए। आगे देखिए, लेंस एक ऐसी रचना है जिसे प्रकाश की किरणों को अपवर्तन करने की क्षमता है, समझ गए। अब आप लोग फिजिक्स में 10th में नियम पढ़े होइएगा, पता है, तो लेंस एक ऐसी रचना है हमारे आँखों में जो प्रकाश को अपवर्तन कर देता है, ठीक है, अपवर्तन करने की क्षमता है इसके अंदर, जिससे वे कन्वर्स होकर, ठीक है ना, कन्वर्ज होकर लेंस के पीछे रेटिना पर प्रतिबिंब बनाती है। अब चूंकि यह प्रकाश को एक अपवर्तन करने का क्षमता है लेंस में, अब जो ये क्षमता होने के कारण यह कन्वर्ज होकर लेंस के पीछे रेटिना पर प्रतिबिंब बनाती है। कहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर, लेंस के पीछे, चूंकि रेटिना सबसे आंतरिक और पिछला भाग है, तो मैंने यही बताया कि प्रकाश सीधा रेखा में गमन किया समांतर, ठीक है, यहाँ पे लेंस पर आकर पड़ा, ठीक है, लेंस पर पड़ते ही यह क्या हो गया, डाइवर्ट हो जाएगा, लेंस पर पड़ते ही क्या होगा, डाइवर्ट होगा, समझ गए। डाइवर्ट कैसे होगा, तो आपको अभी मैंने बताया कि लेंस पर पड़ते ही यह कन्वर्ज हो जाता है, झुक जाता है अपने पथ से, तो जो समांतर जा रहा था वह भी हल्का झुक जाएगा, यह भी समांतर वाला हल्का झुकेगा, यह भी झुकेगा और यह भी झुकेगा। झुकने के बाद यहाँ पे जो एक स्थान पर मिलता है यह रेटिना होता है जहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, लेकिन इस प्रतिबिंब बनने से पहले, रेटिना से मिलने से पहले यह जो है लेंस से भी पार किया रहता है किरण, और लेंस के पार करने के बाद जो एक्वस और विट्रस दोनों जो ह्यूमर है तरल के रूप में जो बैलेंस बना के रखता है दबाव को, उसको भी पार करके तब जाके यह जो है जाता है कहाँ पे, रेटिना पर, जहाँ पे प्रतिबिंब बनाती है, ठीक है। ऑप्टिक नर्व द्वारा प्रतिबिंब की विस्तृत सूचना प्रमस्तिष्क कॉर्टेक्स भाग के जो है ऑसिपिटल लॉब से में पहुंचती है। अब होता यह है कि चूंकि रेटिना सबसे आंतरिक लेयर है, ठीक है, अब यह आंतरिक लेयर होने के कारण प्रतिबिंब बनाता है, और जो भी प्रतिबिंब बना है इसका सूचना हमारे ब्रेन को देता है कौन, रेटिना जो है प्रतिबिंब बनाने के बाद सूचना जो है किसके द्वारा पहुंचता है, ऑप्टिक नर्व के द्वारा हमारे ब्रेन के प्रमस्तिष्क भाग में सूचना पहुंचता है कि हाँ हम फलाना चीज़ को देख रहे हैं। मतलब हम अगर कोई चीज़ को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसके बीच में ये सारे फिजियोलॉजी होता है, क्रिया होता है, तब जाके हमें ज्ञान होता है कि हाँ हम फलाना चीज़ देख रहे हैं। लेकिन ये सब इतना जल्दी फास्ट होता है, इसके बीच में कोई जो है टूट नहीं होता है, जिससे हमको लगता है कि हम तो सीधा देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके बीच में क्रिया विधि होता है, तभी जाके हम किसी चीज़ को देखते हैं, समझ गए।
तो ये चीज़ हो गया। अब जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनाती है, ठीक है, वह प्रतिबिंब का ऑप्टिक नर्व के द्वारा प्रतिबिंब की विस्तृत सूचना हमारे मस्तिष्क के भाग को जाता है ऑसिपिटल लोब में, ठीक है। ऑप्टिक नर्व जो है सूचना को कहाँ पहुँचाता है? ऑसिपिटल लोब में, ब्रेन के ऑसिपिटल लोब में जो विजुअल एरिया है, जो दृश्य क्षेत्र है, वहाँ पे स्थित होता है। और जो ऑसिपिटल लोब है वहाँ पे विजुअल एरिया स्थित है और इसमें मस्तिष्क रेटिना पर बने उल्टे प्रतिबिंब का सीधा ज्ञान कराता है, ठीक है। अब जो रेटिना पर उल्टा प्रतिबिंब बनता है उसका सीधा ज्ञान जो है व्यक्ति को होता है। तो इसीलिए मनुष्य का आँख किस प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है? वास्तविक उल्टा। समझ गए चीज़ों को? तो ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से यह फिजियोलॉजी आपका समाप्त हो गया। उम्मीद है समझ गए होंगे। सबसे पहले ध्यान में रखना है कि प्रकाश समांतर रेखा में क्या करता है? गमन करता है। समांतर रेखा में गमन करने से यह हमारे आँखों पर जो है इसका सारा जो है फोकस प्रकाश का आँख के लेंस में आता है, ठीक है। लेंस जो है क्या करता है? प्रकाश को क्या करता है? अपवर्तन कर देता है और यह अपने पथ से झुक जाती है टकराने के बाद, ठीक है। अब झुकने के फलस्वरूप यह लेंस के बाद एक्वस और विट्रस ह्यूमर जो पारदर्शक होता है उससे गुजरता है और रेटिना पर जाके प्रतिबिंब बनाता है। अब जब प्रतिबिंब बन जाता है तो रेटिना जो है सूचना भेजता है कि हम फलाना चीज़ को प्रतिबिंब बनाए हैं, आप देखिए फलाना चीज़ है, इसका ज्ञान दीजिए आप। तो रेटिना पर प्रतिबिंब जो है बनता है ऑप्टिक नर्व के थ्रू जो है मस्तिष्क के प्रमस्तिष्क भाग के जो ऑसिपिटल लोब है वहाँ पे सूचना पहुँचता है और वहाँ पे जो हमारा ब्रेन में जो विजुअल एरिया स्थित है वह रेटिना पर बने उल्टे प्रतिबिंब को सीधा ज्ञान कराता है। समझ गए? और इसी से हम देख पाते हैं इतना आसानी से। तो देखने के बीच में इतना सारा जो है कंसेप्ट है, तो इसको आपको समझना चाहिए। मैंने आपको बता दिया अच्छे से, ठीक है। आगे चलिए। अब देखिए मैकेनिज्म ऑफ विजन मैं ऊपर आपको समझा ही दिया। अब आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछेगा कि संवेदी अंगों को सूची बनाए। पिछले बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सेंसरी ऑर्गेन कौन कौन सा है, सूची बनाइए। तो बाहरी जगत से जानकारी संवेदी अंगों के माध्यम से होती है। देखिए कोई भी व्यक्ति है, हमें बाहरी वातावरण, बाहरी जगत से जो भी जानकारी है, चाहे हम किसी चीज़ को सुनते हैं, देखते हैं, सूंघते हैं, तो ये सब जानकारी ही देता है बाहरी चीज़ों को। तो इन सभी चीज़ों का जानकारी संवेदी अंगों से भी मिलता है हमें। शरीर में विशेष प्रकार के संवेदना मतलब सेंसेशन होता है, जैसे ध्वनि, प्रकाश, गंध, दाब, ताप, यह सब एक संवेदना है। इसका ज्ञान हेतु संवेदी अंग हमारे अंदर दिया गया है जिस पर हमें निर्भर होता है और इसे ज्ञानेंद्रियां ही कहते हैं। मानव में 5 प्रमुख सेंसरी ऑर्गेन पाया जाता है। इसी सेंसरी ऑर्गेन के जरिए हम जो है ज्ञान प्राप्त करते हैं संवेदी अंगों के जरिए, जिससे हम विशेष प्रकार के संवेदनाओं को महसूस करते हैं। जैसे शोरगुल को अगर महसूस करना है तो कान का होना जरूरी है। अगर आप भीड़ भाड़ को देखना चाहते हैं तो आँख का होना जरूरी है, ठीक है। अगर किसी चीज़ को महसूस करना चाहते हैं, ठंडा है, गर्म है, ठीक है, कैसा है, तो इसके लिए आपको स्किन का होना जरूरी है। समझ गए? गंध का अगर महसूस करना चाहते हैं कि कैसा गंध आ रहा है तो नाक का होना जरूरी है। तो ये सब सेंसरी ऑर्गेन है जो हमारे बाहरी चीज़ों को ज्ञान और संवेदन को अनुभव कराता है। समझ गए? ये आपके अलग अलग है। सबसे पहले आता है, देख लीजिए, स्पर्शेंद्रिया। स्पर्शेंद्रिया का मतलब है कि स्पर्श करने से, छूने से पता चले तो वह त्वचा होता है। स्पर्श करना, ताप का पता करना, दाब का, सर्दी के एहसास करना, यह त्वचा से पता चलता है। जैसे ठंडी में अगर आप गर्म कपड़े पहने हैं, देह गर्मा हुआ है और उस देह कपड़े के अंदर कोई हाथ अगर डाल देता है, ठंडा हाथ, तो एकदम सिहर जाता है। क्या? वह सेंसेशन है, संवेदना दे रहा है, ठीक है, जानकारी दे रहा है कि आपको ठंडा अनुभव है। उसी प्रकार से स्वादेंद्रियाँ। स्वादेंद्रियाँ का मतलब होता है जीभ। जीभ से हम स्वाद का इंद्रियाँ जो है जीभ है और इससे स्वाद का ज्ञान का अनुभव करते हैं कि तीखा है, खट्टा है, मीठा है, कैसा है। समझ गए? घ्राणेन्द्रिया। घ्राणेन्द्रिया का मतलब है घ्राण। घ्राणेन्द्रिया का मतलब है कि नाक, यानी किसी भी चीज़ को घ्राण करना, यानी गंध के बारे में ज्ञान है ना। तो गंध के बारे में अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो घ्राणेन्द्रिया महत्वपूर्ण है। ओके। उसी प्रकार से श्रवणेन्द्रिया। श्रवणेन्द्रिया का मतलब है कि कान से जो ध्वनि को हमें ज्ञान प्राप्त होता है वह श्रवणेन्द्रिया है। ओके। और लास्ट है आपका आँखें, दृश्येंद्रियाँ, जो दृश्य को दिखाने वाला काम करता है, तो वो हो गया हमारा आँख। जो दृश्येंद्रियाँ हैं, जैसे वस्तुओं को देखने हेतु आँख का इस्तेमाल किया जाता है। 1 2 3 4 5 ये 5 प्रकार के मुख्यतः संवेदी ऑर्गेन है, जिसको सूची बनाने के लिए आपको पूछेगा तो बना दीजिएगा। इससे पिछले वाला प्रश्न एग्जाम में, यह प्रश्न MP में पूछा गया था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये प्रकार से मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। आपको इसको अच्छे से देखना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप